हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं फॉर ईच चैप्टर ऑफ क्लास 12। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यानी आज का जो चैप्टर होने वाला है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी मैथमेटिशिया बुक को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं इफ यू विश। और इस बुक के 2 फ्री पीडीएफ चैप्टर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उन चैप्टर्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं दैट व्हाई यू मस्ट परचेज दिस बुक। Once you go through the free PDF chapters, you will be tempted to purchase this book. I am guaranteeing this. In fact, एक बार जाके PDF लिंक तो चेक करो बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और फाइनली अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यानी यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? देखिए, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ MCQ से होता है। देखो, ये बात तो सही है कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप फिलर्स भी बोलते हो। अच्छा, इसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, इनको भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनका आंसर हम डायरेक्टली एक ही लाइन में या एक ही वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब सिर्फ MCQ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन 1 में, देखते हैं हमें क्या बोला गया है। यहां पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की। देखो बेटा, सीधी सी बात है, आप या तो ये पता करो कि cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, और ये ध्यान रखना जब यहां पर आप एंगल थीटा की वैल्यू पता करो तो दिस एंगल थीटा मस्ट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। बात समझ आ रही है? तो यहां पर 0, वाला जो इंटरवल है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। बात समझ आ रही है? इस वाले क्वाड्रेंट में। अच्छा, एक और बात, ये 1/2 वाली वैल्यू कब मिलती है बच्चों? तो 1/2 वाली वैल्यू cos के लिए जब एंगल π/3 हो तब मिलती है। देखो, मैंने -1/2 नहीं लिखा है, समझे? अच्छा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो क्या बात बनेगी? तो π माइनस π/3 यानी 2π/3 अगर ऐसा एंगल हो, यानी cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है बच्चों। बात समझ आ रही है? तो बस यहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर अब पता चल चुका होगा। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? 2π/3 यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। वैसे एक बात और बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। यहां पर cos इनवर्स ऑफ -x, जिसे हम पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप लोग ये कहते कि cos इनवर्स -½ इज पाई माइनस cos इनवर्स ½ विच इज फर्दर पाई माइनस π/3 विच इज फर्दर 2π/3। अगर आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते तो ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल ठीक होता। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि अगर हम इस तरीके से सॉल्यूशन करते, यानी इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्यूशन करते, तो ये सॉल्यूशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तो डिलीट हो गया ना 2020 to 21 वाले सेशन के लिए। ध्यान से, कौन से सेशन के लिए बोला है मैंने, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो वीडियो है ना बच्चों, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 21 to 22 सेशन, या फिर आने वाले अपकमिंग सेशन के लिए भी बिल्कुल
इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं इस वाले सेशन की बात करूं, यानी अगर मैं इस सेशन की बात करूं, तो यहां पर ये प्रॉपर्टीज तो डिलीट हो गई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आपने चैप्टर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये सब नहीं पढ़ा, तो चैप्टर 5 में जब आप पहुंचेंगे यानी डेरिवेटिव जब आप सीखेंगे, तो वहां पर तो ये चीजें आपको सिखानी ही पड़ेंगी ना। बात समझ आ रही है? तो चैप्टर 5 में आपने ये प्रॉपर्टीज वाली चीजें ऑलरेडी कवर अप कर ली होंगी। तो जिस चीज की नॉलेज आपको है उसे यूज क्यों नहीं कर सकते भाई? ये किसने बोला कि ये नॉलेज अगर चैप्टर 5 में आपने सीखी है तो वहीं पर आपको यूज करना है, डेरिवेटिव में ही यूज करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन? भाई इस नॉलेज को आप दूसरे चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने यूज कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमें क्या दिया हुआ है? तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें इसका वैल्यू बताना है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो बच्चों अगर यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करने लगे, तो यहां पर ये जो एंगल x है ना, दिस मस्ट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो 3π/5 है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंटू π/5, π/5 मतलब 180/5। सॉल्व करके देखना बच्चों, क्या आएगा? ये 36 आएगा ना। तो 3 इंटू 36 क्या आ रहा है बच्चों? ये 108, यानी डिग्री में अगर मैं इसको कन्वर्ट करके देखूं तो 108 डिग्री ये एंगल की वैल्यू मिलेगी 3π/5 के लिए, ठीक है। तो ये 3π/5 वाला जो एंगल है ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। तो यानी अगर आपने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3π/5, और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम किस तरीके से काम करेंगे? हम यहां पर साइन 3π/5 में ये 3π/5 है ना, इसे अपने रेंज में लेकर आएंगे, यानी प्रिंसिपल ब्रांच के अकॉर्डिंग। एक बार देखना बच्चों, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिख सकते हैं ना? अच्छा फर्दर इसे हम अब साइन 2π/5, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। अब इसके आगे लगा हुआ था साइन इनवर्स, तो चलो जी हम भी लगा देते हैं साइन इनवर्स। तो यहां पर लगाया साइन इनवर्स, तो अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो हमने टॉप में आपको सिखाया है, यानी ये बन जाएगा 2π/5। नाउ दैट इज योर आंसर। तो क्या ये 2π/5 बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज से? एक बार चेक करके देख लो। 2π/5, 2 इंटू π/5 ये बन जाएगा 72 डिग्री, और वो इस इंटरवल में पक्का है, ठीक है बच्चों। तो यहां से 2π/5 यानी ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़े क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां पर क्या बोला गया है? तो यहां पर आपसे बोला गया है कि इफ cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं है तो बेटा डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आप क्या कर रहे थे? वहां पर तो आपको ये चीजें सिखाई गई होंगी, ठीक है। चैप्टर 2 में सीख लिया होगा तो बढ़िया है, नहीं तो चैप्टर 5 में तो सीखना ही पड़ा होगा ना। जब आपने चैप्टर 5 में इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके टीचर आपको ये चीजें जरूर सिखाएंगे, प्रॉपर्टीज वाली चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। तो जिस चीज की नॉलेज आपको है उसे अगर आप यूज करना चाहें तो रोका किसने है? चलिए यहां पर बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये क्या बनता है? तो π/2। ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर हमारा जो फंक्शन है यानी cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0, ये तो हमें दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। यहां पर बोथ साइड अगर हम cos इनवर्स अप्लाई करें तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस स्टेप। एक बार ध्यान से देखना, तो यहां RHS में cos इनवर्स 0 बनेगा, नाउ दैट इज एक्चुअली π/2।
बात समझ आ रही है। अब यहां पर टॉप में जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है उस वाले स्टेप को देखो, सबसे टॉप में व्हाइट कलर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यानी ये फॉर्मूला, तो इसे देखो और इसे देखो, और जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे ना तो आप यहां पर समझ पाएंगे कि x की वैल्यू तो √3 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू √3 हुई तो यहां पर ऑप्शन आपका सी सही हो गया बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलें अब आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा जी आपका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्या बोला हुआ है, आपको सीकेंट इनवर्स 1/2 का जो भी आंसर आएगा ना उन वैल्यूज का सेट पता करना है, सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब इससे पहले कि आप आंसर निकालने के लिए भागो, पहले ये तो सुन लो कि सीकेंट इनवर्स x डिफाइंड कब होता है, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। दिस इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। कहने का मतलब यह है कि सीकेंट इनवर्स x में x जो होता है या तो 1 होता है, या 1 से बड़ा नंबर होता है, या -1 होता है, या फिर -1 से छोटा नंबर होता है x की जगह। लेकिन बच्चों यहां बीच में 1/2 आएगा, तो कहने का मतलब -1 से 1 के बीच का जो नंबर है वो सीकेंट इनवर्स x में x की जगह हम नहीं डाल सकते। और अगर ऐसी बात है ना तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/2 ये तो फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इस वजह से इसका जब आप आंसर लिखेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप आंसर का सेट बनाना चाहो तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट बना के और इसमें उन वैल्यूज को पुट कर दो जो यहां पर आपका आंसर आया है। तो बेटा आंसर तो कुछ आया ही नहीं है ना, आना पॉसिबल भी नहीं है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बस इस वजह से ये कर्ली ब्रैकेट खाली ही रह जाएगा इस तरीके से, या तो आप इसे 5 भी लिख सकते हैं। और अब यहां पर अपने गिवन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन 5। यहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 यानी √3 वैल्यू कब मिलती है tan फंक्शन की, सो व्हेन वी हैव द एंगल एज π/3। समझे कि नहीं? तो tan इनवर्स ऑफ 10 π/3 यानी आपको आंसर मिलेगा π/3। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो यहां पर देख लो जी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जहां π/3 है तो ऑप्शन डी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में हमें क्या दिया गया है, यहां बोल रहा है द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 14 π/3। अब अगेन ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले कराया था आपको। cos इनवर्स ऑफ cos x को अगर हम x लिखें देन दिस x मस्ट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी cos इनवर्स का जो भी रेंज होता है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, उसी रेंज से ये x बिलोंग करना चाहिए, तब तो हम ये फॉर्मूला बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर अपने क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो यहां पर x से कंपेयर करोगे तो 14 π/3 आना चाहिए। अब 14 π/3 नाउ दिस डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल 0, ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 14 π/3 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना। cos 14 π/3, तो यहां से बच्चों हमें 14 π/3 को ना इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा ताकि ये cos इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज से बिलोंग कर जाए। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट भी यूज करने वाले हैं जो हमने 11th क्लास में सीखे हैं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं 14 π/3 को 4 π + 2 π/3, एक बार चेक करो, ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बिल्कुल ठीक ठाक है ना? ठीक है, तो यहां पर आपका बन जाएगा 3 4 12 π + 2 π यानी cos 14 π, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज cos 2 π/3। समझे? ये देखो 4 π + थीटा इस तरीके से आएगा ना। अच्छा, अब यहां पर लगा हुआ है आपका cos इनवर्स,
तो आप भी लगा दो कॉस इनवर्स, ठीक है। एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स वाला फॉर्मूला अब आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है ना, दिस एक्चुअली बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2π/3। तो 2π/3 आपका आंसर बन गया इस क्वेश्चन के लिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो गया बच्चों, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 7 में हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और एक्स पे कंडीशन भी है, सो दिस वैल्यू इज। अब बच्चों अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप प्रॉपर्टी यूज करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, ठीक है। तो यहां पर कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां पर ब्रैकेट वाला बनेगा π/2 और cos π/2 होता है 0। तो एक बार अपने गिवन ऑप्शंस में चेक कर लो कौन से वाला सही है। तो 0 यानी ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन 7 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें बच्चों, यहां पर इस एक्सप्रेशन की ना वैल्यू पता करनी है, लेकिन ये ब्रैकेट में देखना क्या दिया हुआ है न्यूमरेटर में। वैसे आपको ये भी बोला गया है कि ये वैल्यू तब पता करो जब आपको x इक्वल्स √3/2 दिया हो। वैसे बच्चों हमें इस वैल्यू की जरूरत है नहीं, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ब्रैकेट में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, उसकी वैल्यू क्या है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू π/2 होती है बच्चों, यानी ऊपर आएगा π/2 और नीचे 2 से डिवाइड हो ही रहा है। तो ये पूरा बन गया आपका टेंजेंट ऑफ π/4, जिसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहां पर गिवन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो यहां पर बोला गया है इफ y इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल x, ठीक है। तो फिर आपको y के ऊपर यहां पर क्या कंडीशन बनेगी ये पता करना है। भाई सबसे पहले तो ये सुनो कि ये जो साइन इनवर्स वाला आपको दिख रहा है ना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², बेटा ये तो फॉर्मूला होता है ना 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो यहां से y आपका बनेगा 2 tan इनवर्स x, ये तो पहले से दे रखा है ये वाला, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने अभी पता की कि ये भी तो आपका 2 tan इनवर्स x ही आ रहा है। तो यहां से बना y इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x। बात समझ आ रही है। अब तुम्हें क्योंकि y के ऊपर यहां कंडीशन निकालनी है, जैसे कि हमें दिख रहा है ना कि यहां पर कोई नंबर कोई भी एंगल शायद आएगा, ठीक है, विच हैज टू बी लेस देन y, बट y हैज टू बी लेस देन दिस वाला वैल्यू, ठीक है। यानी यहां पर बेसिकली हमें रेंज निकालना है इस फंक्शन का, रेंज ऑफ द फंक्शन y, ये पता करना है बच्चों, ठीक है। तो अब ये कैसे पता करें, ठीक है। यहां पर देखना ये जो आपका tan इनवर्स x है ना, सो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 इस इंटरवल में होती है कि नहीं, होती है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। देखो यहां पर जो इसने कंडीशन दे रखी है ना, उस कंडीशन के लिए हमें यह बात पता है कि tan इनवर्स x की वैल्यू इसी इंटरवल में आती है -π/2 से π/2, ठीक है। अब यहां पर पूरे में मैं 4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। वैसे 4 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन अल्टर नहीं होता है, चेंज नहीं होता है अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो, ठीक है। तो ये फाइनली आपको सिंप्लीफाई होकर दे रहा है -2π, ये बीच में आपका y आ गया और यहां पर आपका 2π आ गया। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे, ये एक तो -2π आएगा और एक +2π आएगा, ठीक है। तो बस इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो आपके इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हमें क्या दिया हुआ है, तो ये रहा जी क्वेश्चन 10। यहां पर हमें क्या बोला गया है कि दिस रिजल्ट, ये पूरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कब ट्रू होगा
जब एक्स वाई के ऊपर क्या कंडीशन रही होगी, तो वो कंडीशन आपको यहां पर लिखना है बच्चों। बात समझ आ रही है? यहां पर वो कंडीशन लिखनी है जिस कंडीशन में ये फॉर्मूला ट्रू हो जाए। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो। वैसे तो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला गिवन है, लेकिन यहां पर टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले वाला कंडीशन, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई हैज टू बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहने का मतलब आपको ये वाली चीज लिखनी है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ -x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x इज। अगेन एक्चुअली ये फॉर्मूला है डायरेक्टली जो आपको पता होना चाहिए। cot इनवर्स ऑफ -x इज एक्चुअली पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये वाली चीज आपको इस ब्लैंक में फिल कर देनी है। लो जी, डायरेक्ट आंसर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यानी यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमें कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बच्चों, ट्रू या फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, रीजन भी दे देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वैसे भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में अगर ट्रू या फॉल्स वाली चीजें दे रखी हैं, तो वहां पर तुक्का नहीं मारना चाहिए कि ट्रू लिख दिया चलो अगले क्वेश्चन पे, फॉल्स लिख दिया चलो अगले क्वेश्चन पे। अगर ऐसा करोगे तो फिर भैया ये काम अवॉइड करना, हमेशा रीजन देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 12 में देखते हैं हमें बोला क्या गया है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब ये भाई साहब ऐसे कह रहे हैं कि cos इनवर्स x का अगर हम स्क्वायर करें तो ये इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x के। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स है, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। अब सुनना, असल में ये जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1/cos x, जिसका मतलब हुआ सीकेंट x। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ट्रू। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बेसिकली देखो, इस वाले स्टेप से ही आप गलत लिख रहे हो, इस वाले स्टेप से ही आप गलत लिख रहे हो, यानी ये पूरी चीज क्या है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। ये जो है ना cos x की पावर -1, अगर तुम्हें ये पावर दिख रहा है तो ये पावर नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सिंबलाइजेशन है। यानी ये जो -1 होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, ये एक्सपोनेंट नहीं होता, ये पावर नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये पावर होता तो इसे 1/cos x लिखते, जिसे सीकेंट x लिखते, लेकिन भाई मैंने बोला तो सही कि ये पावर नहीं होता, ये बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इन दैट केस इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा फॉल्स। बात समझ आई? ठीक है, यानी ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं होती है, इसने इक्वल बोला हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। इसी पेज पे दिख रहा होगा आपको, क्या बोला हुआ है, द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ देयर ब्रांच, not necessarily principal value in order to obtain their inverse function। बेटा एक बात सुनना, जो आपका sin x फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है x बिलोंगिंग टू r, इस डोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो आपका sin x फंक्शन क्या बन जाता है, तो आपका sin x फंक्शन 1/1 फंक्शन बन जाता है। इस वाले डोमेन में आपका sin x फंक्शन मैनी 1 रहता है, इसलिए sin x फंक्शन अपने पूरे डोमेन में इन्वर्टिबल नहीं होता। जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम इस तरीके का डोमेन लिख लेते हैं तो हम बोलते हैं कि sin x का इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा, यानी sin इनवर्स x अब दुनिया में आएगा। लेकिन क्या ये इकलौता इंटरवल होता है? अगर आपको कंसेप्ट ध्यान हो, अगर आपको कंसेप्ट ध्यान नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर 1, लेक्चर 2 ETC आप इन्हें जरूर देख लेना। इनफैक्ट पहला लेक्चर तो जरूर देख लेना, आपको वहां पर यह बताया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
एग्जिस्ट कब करते हैं, क्या कंडीशन है, पूरा लेक्चर डिटेल में, उसी का शॉर्टकट अभी मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि sin x का अगर हमें 1 नेचर क्रिएट करना है तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और ये एक डोमेन मैंने लिख दिया। क्या लिखा है मैंने? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। लेकिन इस इंटरवल में अगर आप अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू दोनों में +π करते चलो या -π करते चलो, तो आपको ऐसे नए नए इंटरवल मिलते जाएंगे जिसमें sin x अगेन 1 बनेगा, यानी sin x का इनवर्स यानी sin इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आपने ये वाला इंटरवल लिखा होता, sin x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके ये इंटरवल लिखा होता, या मान लो आपने इंटरवल लिखा होता बेटा ये वाला, ठीक है, ऐसे और भी इंटरवल लिखे जा सकते हैं। तो इन सभी इंटरवल्स में आपका sin x 1 फंक्शन बनेगा, यानी sin इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ देयर ब्रांच which is not necessarily principal value in order to obtain their inverse function। तो ये हमारी बात को ही जस्टिफाई कर रहा है, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी डोमेन है, उसका डोमेन जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो मिलता है जिसमें वो फंक्शन 1 बन जाता है, यानी उस फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा भी इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं जहां पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यानी ये वाला पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ट्रू। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 हमें क्या बोला हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n ये बताओ फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड, और यहां पर ये कंडीशन ध्यान रखना। और इसने बोला हुआ है कि यहां पर n की मिनिमम वैल्यू 5 होगी। अब ट्रू या फॉल्स बता दो। तो सबसे पहली बात तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे में ना 10 फंक्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई किया 10 फंक्शन ऑन बोथ साइड। तो यहां पर LHS में तो आपको मिल जाएगा n/π और ये मिलेगा 1। ठीक है, अब क्या करो, दोनों ही तरफ पाई से ना मल्टीप्लाई कर दो। वैसे पाई पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 यानी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो हमने भी कहां चेंज किया, सेम ही चीज तो लिखी है। ठीक है, अच्छा यहां पर अब LHS में क्या बनेगा बच्चों? तो हमें मिलेगा n और RHS में मिलेगा पाई, यानी n हैज टू बी ग्रेटर देन पाई। लेकिन आपको बोला गया है कि n तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो पाई से बड़ा यानी 3.14 अगर होता, अगर मैं अप्रोक्स लिखूं तो इस तरीके से, लेकिन इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 4 है, यानी n की वैल्यू यहां पर 4 आएगी, विच इज एक्चुअली मिनिमम वैल्यू। बात समझ आ रही है? तो मिनिमम वैल्यू n की 4 होनी चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि n की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फॉल्स। समझे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन 15 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर इसने आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पता करने के लिए बोला है, और ये π/3 होना चाहिए। अब ट्रू या फॉल्स ये हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अंदर वाले को सॉल्व करो। तो यहां पर अगर आपको ध्यान हो, sin इनवर्स हाफ ये क्या बनेगा बच्चों? तो sin इनवर्स हाफ तो आपको π/6 दे देगा। अच्छा, इसके ऊपर cos फंक्शन लगा हुआ है, यानी यहां cos फंक्शन लगाओ और पूरे के बाहर ये sin इनवर्स लगा हुआ है। वैसे मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं? मुझे जरा कमेंट करके बताना कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या ये गलत है, बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब यहां पर cos π/6, तो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, और sin इनवर्स √3/2 ये क्या होता है? ये तो π/3 होता है। तो π/3 यहां पर हमें आंसर मिल रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन का, और इसने भी तो यही बोला हुआ है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? फॉल्स या ट्रू? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन तो अब वाइंड अप करने वाले हैं। आज हमने क्या किया? आज हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के ना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। यहां पर MCQ हमने सॉल्व किए, हमने फिलर्स सॉल्व किए, हमने ट्रू फॉल्स
वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि सीबीएसई का जो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, यानी 2020 टू 21 वाले सेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए ये न्यूज में बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज समझ लो ये कि अगर एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन ये पूरी सीरीज उन बच्चों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है जो इसके बाद पढ़ेंगे, यानी 21 टू 22 वाले सेशन के बच्चे हों या इसके अलावा जो बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों अब इसके साथ हम लोग सेशन वाइंड अप करने वाले हैं। अगर ये पूरा लेक्चर आप लोगों को सही से समझ में आ गया है तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ वीडियो को देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप स्क्रीन पे डाटा देख लो, समझ रहे हो? तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। चलिए बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।